Good morning, dear students. Today we will do sample paper for SET exam of 20 marks for class 12th. सबसे पहले हम जानेंगे सेट का मीनिंग क्या है, सेट की फुल फॉर्म क्या है। हमारा जो सेट एग्ज़ाम है तो इसकी फुल फॉर्म है स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। सभी बच्चों को इसका पता होना चाहिए, इसकी फुल फॉर्म का स्कोलेस्टिक असेसमेंट टेस्ट। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बच्चों, कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है। कीमत सिद्धांत को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन समष्टि अर्थशास्त्र, बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, सी सार्वजनिक वित्त और डी कीमत नियंत्रण। तो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है बी व्यष्टि अर्थशास्त्र, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र का दूसरा नाम कीमत सिद्धांत भी है, प्राइस थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है? मांग की लोच, मुद्रास्फीति, लगान का निर्धारण, एक वस्तु की कीमत का निर्धारण। देखो बच्चों, समष्टि अर्थशास्त्र का या समष्टि तत्व कौन से होते हैं? जो समूची समूह का ज्ञान कराएं, एग्रीगेट, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। यहाँ पर मांग की जो लोच है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी कि व्यष्टि तत्व है, एक व्यक्तिगत, क्योंकि मांग की जो लोच है ना, कि भी मांग का जो सिद्धांत है तो ये हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं। और मांग की लोच, एक वस्तु की मांग की लोच है ये। मुद्रास्फीति, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति जो है, जनरल प्राइस लेवल में जो इंक्रीमेंट होता है, जो इंक्रीज होता है या बढ़ोतरी होती है, उसको हम यानी कि कीमतों में वृद्धि होना लगातार, जनरल प्राइस लेवल में इंक्रीमेंट होना या इंक्रीज होना जनरल प्राइस लेवल, उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं, या जनरल आम भाषा में बोले तो महंगाई बोलते हैं। लेकिन एक वस्तु की नहीं, सभी वस्तुओं की लगातार, तो उसको हम मुद्रास्फीति बोलते हैं। लेकिन इसमें हमने अभी बताया एक वस्तु की नहीं, सभी वस्तुओं की, तो ये समूह का अध्ययन करते हैं। तो मुद्रास्फीति यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है बी। जबकि सी है लगान का सिद्धांत। लगान का जो सिद्धांत है वो उत्पादन के जो 4 साधन होते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यम। भूमि का जो पुरस्कार होता है उसको लगान बोलते हैं। तो एक उत्पादन के साधन का जो पुरस्कार है, लगान यानी कि उत्पादन के साधनों का जो पुरस्कार है, वो भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ाते हैं, वो भी व्यष्टि तत्व है। एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत, ये तो बिल्कुल ही सही है कि व्यष्टि तत्व है, क्योंकि एक जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल्स एंड मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। सो हमारा ये यहाँ पर बिल्कुल सही ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होना चाहिए का विषय वस्तु है। क्या होना चाहिए, व्हाट ought टू बी, क्या होना चाहिए? वास्तविक विज्ञान नो, क्योंकि वास्तविक विज्ञान जो है उसका रिलेशन है क्या था और क्या होगा। आदर्शात्मक विज्ञान, क्या होना चाहिए, बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि आदर्श, हमारे आदर्श क्या बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। चाहिए शब्द आ गया तो हमारे आदर्श हैं, हमारे आदर्श हैं। और व्हाट ought टू बी, हमें क्या करना चाहिए, तो ये हमारे आदर्शात्मक विज्ञान, यहाँ पर ये सही ऑप्शन है। प्राकृतिक विज्ञान ये ऑप्शन नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान कौन से हैं, हमारी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ये सब प्राकृतिक विज्ञान है। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं आएगा, तो हमारे यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों, फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1896 में प्रकाशित हुई थी, ये सत्य है या असत्य है? प्यारे बच्चों, ये असत्य है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स 1890 में प्रकाशित हुई थी, जबकि आपका जो क्वेश्चन है इसमें 1896 में दिया गया है, इसीलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है बड़ा। देखो बच्चों, व्यष्टि यानी कि सूक्ष्म, व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के माइक्रोज से लिया गया है, MIKROS।
यहाँ पर मैक्रोज का मतलब होता है बड़ा, जबकि माइक्रोज ग्रीक भाषा के माइक्रोज शब्द जिसका अर्थ होता है छोटा। तो ये इसलिए क्या है, ये 5th जो क्वेश्चन है हमारा ये असत्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमारी आवश्यकताएं होती हैं, हमारी आवश्यकताएं होती हैं सत्य और सॉरी इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ठीक करना है। तो पहला 5वां जो क्वेश्चन था उसका ऑप्शन था असत्य। वो कैसे था असत्य, अभी देख लेते हैं। 5वां जो क्वेश्चन था हमारा वो किस प्रकार से था, तो यहाँ पर देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र ग्रीक भाषा के मैक्रोज से लिया गया है जिसका अर्थ है बड़ा। देखो बड़ा ठीक है, लेकिन व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं है, यहाँ पर समष्टि आएगा, इसलिए ये फॉल्स था। हमने असत्य पे ठीक लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं असीमित, सीमित, शून्य या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चों, आवश्यकताएं सीमित कभी नहीं होती हैं, शून्य भी नहीं होती है, इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं, अनलिमिटेड वांट्स, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, तो असीमित हैं। नेक्स्ट है 7, साधन होते हैं सीमित, असीमित, नगण्य, इनमें से कोई नहीं। देखो जो रिसोर्सेज हैं, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो साधन का मतलब होता है धन, वो क्या होता है, सीमित, बिल्कुल ठीक है। असीमित कभी नहीं हो सकते, नगण्य नेग्लिजिबल ये भी नहीं है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो हमारा सही जो ऑप्शन है वो ए आएगा बच्चों। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय ओ एक्स पर क्या लेते हैं। देखो बच्चों बहुत आसान है, जो उत्पादन संभावना वक्र हम बनाकर दिखा देते हैं आपको। ये उत्पादन संभावना वक्र है PPC, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यहाँ पर OX, इसको हम बोलेंगे OX और इसको बोलेंगे OYX। तो प्यारे बच्चों, ये 2 वस्तुओं का कम्बिनेशन शो करती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व स्टेट्स द कम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स, मतलब 2 वस्तुओं का कम्बिनेशंस यानी कि संयोगों को दर्शाती है दिए गई तकनीक और संसाधनों के द्वारा। यानी कि जो तकनीक और संसाधन दिए गए हैं और 2 वस्तुओं का, यहाँ पर है गुड एक्स और यहाँ है गुड वाई। तो ये जो गुड वाई है और ये गुड एक्स है, हमारा क्वेश्चन क्या है, उत्पादन संभावना वक्र बनाते समय OX पर क्या लेते हैं, तो गुड लेते हैं, वस्तु लेते हैं, साधन नहीं, दोनों नहीं, और इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। तो वस्तु का हमारा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है। इसमें आपने बताना ट्रू है या फॉल्स है। तो प्यारे बच्चों, उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा नहीं होता है, बल्कि नतोदर होती है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है नतोदर होती है, कॉनकेव होती है, कॉनकेव होती है। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो कभी भी सीधी रेखा नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सीधी रेखा का मतलब बिल्कुल सीधी रेखा, इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये नहीं है, मतलब ये इस प्रकार से नहीं, ये डिमांड कर्व होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PPC का बाईं ओर खिसकाव तब होता है जब उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है। ये भी असत्य है। क्यों है असत्य? क्योंकि देखो बच्चों, अभी हमने बताई थी PPC, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है। अब ये अगर इस तरफ खिसक जाती है, यानी कि खिसकाव PPC का इधर हो जाएगा दाईं तरफ, तो उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, अगर दाईं तरफ होता है तो। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है PPC का बाईं ओर खिसकाव, अगर PPC बाईं ओर खिसक जाती है तो क्या होगा, उत्पादन क्षमता में कमी आती है। क्या आती है? कमी आएगी वृद्धि के स्थान पर। तो इसलिए ये क्या है, ये बाईं ओर खिसकाव जब उत्पादन क्षमता में कमी होती है, और दाईं तरफ होगी तो वृद्धि होती है, तो यहाँ पर कमी, इसलिए ये असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, डेल्टा किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच, लैटिन, जर्मन, ग्रीक। बिल्कुल ठीक ऑप्शन है ग्रीक। डेल्टा ग्रीक भाषा से लिया गया है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रतिस्थापन की दर घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं, तो घटती है। प्रतिस्थापन की जो दर है वो घटती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है तटस्थावक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं। देखो बच्चों, हम तटस्थावक्र बना देते हैं। इंडिफरेंस कर्व को तटस्थावक्र बोलते हैं। ये आईसी कर्व है। तो इंडिफरेंस कर्व, यहाँ क्वेश्चन क्या है, मूल बिंदु की ओर, ये है मूल बिंदु, ये उन्नतोदर है, नतोदर नहीं है, उन्नतोदर, कॉन्वेक्स। ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर ये कॉन्वेक्स है, उन्नतोदर है। हमारे पास ऑप्शन है तटस्थावक्र मूल बिंदु की ओर होते हैं उन्नतोदर, नतोदर, सीधी रेखा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर उन्नतोदर, मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर होते, कॉन्वेक्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो तटस्थावक्र एक दूसरे को काट सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है। कभी भी दो तटस्थावक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, तो ये असत्य है। नेक्स्ट है बजट रेखा को समुत्पाद रेखा भी कहते हैं। सम उत्पाद रेखा, ये असत्य है क्योंकि बजट रेखा को कीमत रेखा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मांग वक्र का ढलान होता है। मांग वक्र का जो ढलान है वो ऋणात्मक होता है। ए ऑप्शन था धनात्मक, बी है ऋणात्मक, सी ओ एक्स एक्स के समानांतर और डी है ओ वाई के समानांतर। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम मांग वक्र बनाकर दिखाएंगे। ये डिमांड कर्व है। ये क्या है, डिमांड कर्व है। और जो इसका जो ढलान है, जो इसका स्लोप है, वो क्या होता है, ऋणात्मक होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। तो क्योंकि नेगेटिव स्लोप या ऋणात्मक क्यों होता है, क्योंकि मांग का और कीमत का विपरीत संबंध होता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है। सामान्य वस्तुओं पर, बिल्कुल सही है। घटिया पदार्थ, विलासिता की वस्तुएं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर मांग का जो नियम लागू होता है वो सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, नॉर्मल गुड्स के ऊपर लागू होता है। मांग के नियम का क्या मतलब है कि अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत के बढ़ने से मांग घट जाएगी और कीमत के घटने से मांग बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आएगा, सामान्य। किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, बिल्कुल ठीक है। गिफन पदार्थ होते हैं, गिफन पदार्थ होते हैं, सामान्य पदार्थ होते हैं, पूरक होते हैं, इकाई के बराबर होते हैं या स्थानापन्न होते हैं। तो देखो बच्चों, गिफन पदार्थ जो हैं वो स्थानापन्न होते हैं। क्या होते हैं, स्थानापन्न। क्योंकि जैसे इससे पहले क्वेश्चन हमारा था किन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू होता है, सामान्य वस्तुओं पर लागू होता है, जबकि गिफन पदार्थ स्थानापन्न होते हैं। और जो मांग का नियम है और जो गिफन पदार्थ हैं वो मांग के नियम के अपवाद भी होते हैं। नेक्स्ट है गिफन वस्तुएं मांग के नियम का अपवाद हैं, बिल्कुल सही है, ये ट्रू आएगा इसका। अगला क्वेश्चन है सेबों की कीमत कम होने पर, कम होने पर, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कम होने पर। सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदेगा। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल सही है क्योंकि सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदेगा। कीमत कम होगी तो मांग ज़्यादा होगी, कीमत ज़्यादा होगी तो मांग कम होगी। ये तो मांग का नियम है। क्योंकि देखो सेट्रिस पेरिबस, या अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उसकी अधिक मात्रा खरीदेगा। कीमत के कम होने से मात्रा ज़्यादा खरीदेगा। तो ये बिल्कुल सही है। सेबों की कीमत कम होने पर उपभोक्ता उनकी अधिक मात्रा खरीदेगा, बिल्कुल ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस और जो कि हमने आपके सामने क्लियर किए हैं। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। थैंक यू।